शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास को आप अगर लाइव जुड़ रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रख रहे हैं या लेने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्लस जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब मैं आगे की प्रक्रियाएं कैसे करूं और उत्तर लेखन में कैसे स्ट्रांग बनूं, उन सब पहलुओं पर आज मैं व्यापक स्तर पर इस क्लास में चर्चा करूंगा। आज का जो क्लास है, समाज शास्त्र में पढ़ने का विज्ञान आप कैसे विकसित करें, आप समाज शास्त्र में किस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़े, इन सब पर विस्तृत चर्चा होगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। यदि आप सिलेबस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, यदि आप सिलेबस को इग्नोर कर रहे हैं और आप कोई समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का किताब खरीदे और शुरू से लेकर अंत तक पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी अधूरी है। दोस्तों, यदि आप समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं और उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देख रहे हैं सिलेबस के साथ, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको व्यापक स्तर पर इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, जरूर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कराइएगा। और दोस्तों, यह समाजशास्त्र उत्तर लेखन के बैच का प्रथम क्लास है। जो उत्तर लेखन का कार्यक्रम है 2999 ओनली फीस है और आप इससे जुड़ सकते हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रखना चाहते हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी या बिहार पीएससी के लिए, तो उनके लिए ये फ्रेश बैच है। वो समाजशास्त्र बैच में फीस जो है 15,000 है, वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, तो आज का पहला जो टॉपिक है, समाजशास्त्र में पढ़ने का विज्ञान कैसे विकसित करें। ठीक है दोस्तों, ये आपके मन में जब आप समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय लेते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि हम समाजशास्त्र के पढ़ने का विज्ञान का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित। तो समाजशास्त्र को क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने का विज्ञान कैसे विकसित करें, ये आपके मन में प्रश्न उठता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे तैयार हो, तो ये पॉइंट निकल के आता है। तो दोस्तों, पहली चीज, आप मनोवैज्ञानिक तैयारी, पहली चीज क्या? मनोवैज्ञानिक तैयारी। मनोवैज्ञानिक तैयारी, ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक तैयारी इसलिए जरूरी है ताकि आप मन से मजबूत हो सके। तो सबसे पहले क्या निकल के आता है इसमें? पॉइंट जो है वो ये निकल के आता है कि आपका उद्देश्य जो है वह स्पष्ट होना चाहिए। क्या? उद्देश्य स्पष्ट होना।
बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा करूंगा। फिर शांत एवं स्थिर मन, शांत एवं स्थिर मन दूसरी चीज। तो यहां पर उद्देश्य स्पष्ट होना क्यों लिखा गया है? तो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर विचलन की स्थिति बनी रहती है। वो सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं देंगे, सिलेबस के एक एक यूनिट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वो कोई पुस्तक या नोट्स को अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं करेंगे, और जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो विचलन की स्थिति में कोई दूसरा वैकल्पिक विषय, या आप किसी भी वैकल्पिक विषय के प्रति रुझान है तो उस रुझान के संदर्भ में आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे यह वैकल्पिक विषय रखना है और यही वैकल्पिक विषय हमें एग्जाम निकलवाएगा, हमें अधिकारी बनाएगा। यह स्पष्ट होना चाहिए आपका, तब उसके आगे आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर विचलन की स्थिति बनी रहती है तो आप उस विषय को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते। समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का लगातार इस वक्त यूपीएससी में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। इस वक्त यूपीएससी में समाजशास्त्र का जो रोल है वह फर्स्ट सेकंड पेपर का जो रोल है वह आपका जीएस में बहुत योगदान देता है, प्लस एसे में, प्लस इंटरव्यू में आपको इमेज के रूप में बहुत मजबूत बनाता है। आप सामाजिक प्रक्रियाओं से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होते हैं और समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय आपको आपके जीवन में बहुत एक गुणवान व्यक्ति बनाने में भी अच्छा योगदान देता है। अभी इस पर चर्चा करेंगे। अब आपने उद्देश्य स्पष्ट कर लिया कि मुझे समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय लेना है, तो उसके बाद आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल शांत और स्थिर मन। अस्थिर मन जब होता है तो हम कार्यों को उच्च गुणवत्ता के तहत बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब आपका स्थिर मन होगा तभी आप हर एक यूनिट पर कार्य करेंगे और उन यूनिट से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं, प्रश्न, आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, तत्पश्चात अपने लेखन की प्रक्रिया को सही दिशा दे पाने में सफल होंगे। आप लोग समझ रहे हैं जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं? सभी लोग कमेंट करिए, क्या यह जो मैं बातें बताया 2 पॉइंट, यह सही है कि नहीं? तो दोस्तों, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक लाइन आपको मैं बता रहा हूं, याद रखना। आपने अगर यूपीएससी के तैयारी की सपना देखे हैं कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तो दोस्तों आपके दिल में, आपके मन मस्तिष्क में यह कभी भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि यार मैं तैयारी अच्छे से किया होता तो आज आईएएस अधिकारी बना होता। बल्कि दोस्तों जब अटेम्प्ट खत्म हो जाए तो आपके मन में और आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना चाहिए कि यार ये यूपीएससी का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे आईएएस ऑफिसर वो नहीं पा पाया। आप अपना कर्म करिए, उद्देश्य स्पष्ट करिए कि मुझे कौन सा वैकल्पिक विषय लेना है। बाकी समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में यदि आप हमसे जुड़ते हैं, समाजशास्त्र उत्तर लेखन में यदि आप हमसे जुड़ते हैं, तो ये आपको वचन देते हैं कि आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको सही अंजाम तक लेकर जाऊंगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो सभी डाउट आप कॉल करिए, मैं सारे डाउट को क्लियर करूंगा। हर एक क्लास, हर एक यूनिट के बाद आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं। हम आपके साथ डिबेट के लिए भी तैयार रहेंगे। जो एडमिशन लिया होगा आप उत्तर लिखेंगे, कॉपी मैं चेक करूंगा, और आपने एडमिशन लिया, यदि ये सब मैं कर पाने में असफल हूं तो आप पैसा वापस ले जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एडवर्टाइजमेंट का वो प्रक्रिया नहीं है जो आज के व्यापारी लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको एक सफल आईएएस अधिकारी बना पाए और दूसरी चीज आपको एक गुणवान व्यक्ति बना पाए। ठीक है? तो दोस्तों, आप शांत एवं स्थिर मन से
अपने उद्देश्य को स्पष्ट करिए कि मुझे समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रखना है, फिर विचलित न होइए, फिर उसको दिल लगाकर जमकर पढ़ाई करिए। जो डाउट उत्पन्न हो हम उसके लिए मौजूद हैं। ठीक है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट जो मनोवैज्ञानिक रूप से निकल के आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसमें इमेज का महत्व, इमेज इमेज का महत्व। अब दोस्तों समाजशास्त्र समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जो किसका अध्ययन करता है? मानव समाज का अध्ययन करता है। मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। और दोस्तों समाजशास्त्र का अन्य विषयों से व्यापक स्तर पे संबंध है। वो चाहे राजनीति शास्त्र हो, वो चाहे मनोविज्ञान हो, वो चाहे इतिहास हो, वो चाहे अर्थशास्त्र हो। और दोस्तों इससे कई मुद्दे जन्म लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक शादीशुदा पर्सन है। मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है। ठीक है। इसकी वाइफ है। ठीक है। इसकी वाइफ है। और दोस्तों ये बी पर्सन है। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। ये बी पर्सन है। अब दोस्तों ये एक कपल है शादीशुदा। ठीक है। अब ये ए बंदा जो है इसने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय को इसने रखा। समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रखा और इसने घरेलू हिंसा के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। लेकिन दोस्तों ये अपने घर में अपने बीवी की पिटाई कर रहा है, मार रहा है। अर्थात कि समझदार है, विषय के प्रति उसका ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान को व्यवहार में उतारने में असफल हो गया। तो उसका इमेज खराब हुआ कि नहीं? कहीं ना कहीं उसकी झलक उत्तर लेखन में दिख जाएगी, कहीं ना कहीं झलक इंटरव्यू में दिख जाएगी और आप असफल हो जाएंगे। महिलाओं के प्रति आपके दृष्टिकोण बहुत ही रॉन्ग है। पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता आपके मन मस्तिष्क में कैद कर ली है। तो दोस्तों आप कितना भी ज्ञानी हो समाजशास्त्र के प्रति, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आपके इमेज पे प्रभाव दिखेगा और आपको कुछ ही अंकों से आईएएस बनने का सपना खत्म कर देगा। तो दोस्तों इमेज का बहुत बड़ा महत्व है। अभी मैंने सफेद पोश अपराध पढ़ाया, व्हाइट कॉलर क्राइम, और उसके कई दृष्टिकोणों पर आपसे चर्चा की। सुंदर कपड़े पहने हैं, अच्छा ज्ञान है, लेकिन दोस्तों आप एक क्राइम भी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कई दृष्टिकोणों पर चर्चा की। न्याय के क्षेत्र में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो। तो दोस्तों इमेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप एक अच्छा इमेज बनाइए। पढ़ते वक्त टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करिए। जब उसे आप आत्मसात करें तो उसको व्यवहार में प्रयोग करें यदि वह सही रूप है, और यदि आप कुछ गलत प्रक्रिया में संलग्न है तो उसको खत्म करने की कोशिश करिए। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है इसका आपको ज्ञान भली भांति होता है, लेकिन आप जानते हुए भी गलती करते हैं तो उसका इमेज पर आपका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो समाजशास्त्र के लिए आपका उद्देश्य स्पष्ट कि यस मुझे समाजशास्त्र रखना है, मुझे उसी से यूपीएससी एग्जाम निकालना है। दूसरा,
अब शांत और स्थिर मन कर लीजिए, विचलित न होइए। तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आपके बीच में आते रहेंगे, तमाम प्रकार के टीचर आपके बीच में आते रहेंगे कि नहीं मैं कर दूंगा, नहीं मैं कर दूंगा, तो उससे बिल्कुल दूर रहिए और अपने एक अच्छी इमेज का निर्माण करिए ताकि समाज शास्त्र में आप बेहतर कर सके, क्योंकि समाज शास्त्र परिवारों का शास्त्र है। आप नातेदारी की व्यवस्थाओं में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वहां पे तमाम प्रकार के जो दुष्प्रकार्य हैं वो आप देखेंगे, उनको आप दूर करने का प्रयास करें। वो अगर गलत है तो उसको खत्म करने का प्रयास करें, तो आपके अंदर एक अच्छी इमेज का निर्माण होगा। कम से कम हम अधिकारी के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति तो बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप पद ग्रहण करते हैं तो आपका असली कार्य वहां से शुरू होता है कि आईएएस अधिकारी बन गए तो हमारा कार्य खत्म हो गया। आपको समाज में एक अच्छा वर्क करना है, तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखिए। ठीक है, चल, तो ये आपका पहला मनोवैज्ञानिक तैयारी। अब दूसरा आपके अंदर क्या आना चाहिए? सिलेबस के साथ आपका व्यवहार, सिलेबस के साथ आपका व्यवहार और दोस्तों तथा उत्तर लेखन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा समाजशास्त्र उत्तर लेखन का कोर्स है, ओनली 2999। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में आप देखें कई प्रश्न रिपीटेड होते हैं, उसका भाव बदल दिया जाएगा लेकिन प्रश्न अक्सर वही भाव देता रहता है। यदि आप उत्तर लेखन एक बार अपने प्रीवियस ईयर के सभी कर लेते हैं तो आपकी 50 से 60% की तैयारी पूर्ण हो जाती है। और प्लस जैसे ही आप पेपर देखते हैं तो तुरंत आपके अंदर प्रश्न में क्या लिखना है वो भाव तुरंत जन्म ले लेता है, क्योंकि आपने उत्तर लेखन बहुत सही ढंग से किया है, सही तरीके से किया है। बहुत इस पर व्यापक स्तर पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, बस इन चीजों को समझते रहिए। तो दोस्तों, सिलेबस के साथ आपका व्यवहार तथा उत्तर लेखन। तो दोस्तों, जो समाजशास्त्र का सिलेबस है मैं वो आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिए। समाजशास्त्र ठीक है, चलिए, समाज शास्त्र। तो दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय को हम दो पेपर में बांटते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या आप सही रूप से पढ़ रहे हैं? ये जल्दी कमेंट करके बताएं कि प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है। आप एक एक शब्दों को ध्यान में रखिए। चल, तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। समाज शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत।
और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय समाज, भारतीय समाज भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। एवं परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अब आप समझिए। ठीक है, तो क्या नाम है प्रथम प्रश्न पत्र का? समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। ठीक है, समझिए। द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, ये आपको मैंने समाजशास्त्र के अंतर्गत ये चीजें लिख दिया। ये आपको हमेशा अब याद रहना चाहिए। ठीक है, ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको जरूर याद रखिए। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है। अब देखिए दोस्तों, सब धीरे धीरे चीजों को ओपन कर रहे हैं और सभी लोग धैर्यता से, और प्लीज थोड़ा शेयर आप लोग जरूर करिएगा, जितने ग्रुप हैं, जितने लोग हैं अपने सारे कांटेक्ट में। और दोस्तों, कोई एडमिशन लेना चाहे, समाजशास्त्र रखना चाहे या जीएस में एडमिशन लेना चाहे तो जरूर आप हमें अवगत कराएं। आपको गुणवत्ता के साथ सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ठीक है, अब देखिए, आपको समझना क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आप सभी लोग टेबल पे पढ़ते होंगे चेयर लगा के। ठीक है, आप सभी लोग टेबल चेयर लगाकर पढ़ते होंगे। ठीक है, ये टेबल हो गया और आप एक चेयर पे बैठते होंगे। ठीक है, चेयर। तो दोस्तों, टेबल के आकार का एक शीशा खरीदिए और उस टेबल के ऊपर रख दीजिए। शीशा जो होता है, शीशे से आपके नीचे क्या रखा गया है वो आपको दिखता है। फिर उसके जस्ट नीचे समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के जो आपके सिलेबस है उस टेबल के नीचे लगा दीजिए। और जो भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन के जो भी सिलेबस है द्वितीय प्रश्न पत्र के, उसको नीचे लगा दीजिए। फिर आप जब समाजशास्त्र पढ़ें, ठीक है, जब आप समाजशास्त्र पढ़ना स्टार्ट करें तो मान लीजिए कि आपने समाजशास्त्र की विद्या शाखा यूनिट फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट किए। अब समाजशास्त्र विद्या शाखा के तुरंत आप कभी भी पढ़ेंगे टेबल पर तो ऐसे आपका ध्यान जाता है, जस्ट कॉपी है आपका, कॉपी में लिख रहे हो। ठीक है, समाजशास्त्र की विद्या शाखा, तुरंत आपका जस्ट नजर ऐसे गया कि समाजशास्त्र विद्या शाखा में क्या है। सामने मत लगाओ, नीचे लगा दो ताकि ध्यान बार बार जाए। तो पता चला यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, प्लस समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध में अंतर। 3 प्रश्न इस बार इसी यूनिट से पूछा गया। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं। आपकी नजर गई। अब तुरंत एक क्वेश्चन पेपर शिल्पी का आपके इसी टेबल पे होना चाहिए। शिल्पी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, शिल्पी का। ठीक है, शिल्पी का। ठीक है, शिल्पी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे होना चाहिए। अब
आपने पढ़ा समाजशास्त्र विद्यासागर के पॉइंट को, तुरंत उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को वॉच किया और आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। काम खत्म हुआ। आपकी तैयारी अच्छी होगी कि नहीं होगी? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। बस मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा, बस हम जो पूछना चाह रहे हैं। सभी लोग कमेंट करें। अच्छा होगा कि नहीं होगा? हम पढ़ने का विज्ञान आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं। समझिए जो कहना चाह रहा हूं। चल, अब आते हैं समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में। थोड़ा सा मैं पूरे सिलेबस पे चर्चा नहीं करूंगा, सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक क्या है उसको बताऊंगा और आपकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो मैं आपको क्या यहां पे पॉइंट लिखा गया है दूसरे स्थान पे, सिलेबस, तो सिलेबस दिखा दूंगा, प्लस आपका व्यवहार कैसे हो ये दिखा दूंगा, और उत्तर लेखन की प्रक्रिया। ठीक है, कैसा रहेगा? चलिए, तो हम आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र पे। चलिए, अब समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक, और समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत टॉपिक का नाम है। फिर से मैं लिखूंगा ताकि आप भी ये चीज लिखना स्टार्ट करें। समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, ये नाम है। ठीक, चल, सभी लोग समझते हुए चलिए, जो हम आपसे बताना चाह रहे हैं उस भाव को समझिए। क्लासेस लंबी हो कोई दिक्कत नहीं, आज समझ लोगे तो फिर उसके बाद आप सही दिशा में चलोगे। जो उत्तर लेखन के बैच से जुड़ेगा उसको बहुत लाभ मिलेगा, जो समाजशास्त्र पढ़ चुका है। तो आप जरूर लीजिए, 2999 इतने खर्च किए, जरूर खर्च करना चाहिए, बाकी आपकी स्वेच्छा। अब देखिए, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं, पहली चीज तो समाजशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत आपको हमेशा ये मस्तिष्क में रटा होना चाहिए कि यह जो है कुल 10 यूनिट में बटा है। कितने यूनिट में बटा है? 10 यूनिट में। ये आपके हमेशा याद रखना है। कितने यूनिट है? तो कुल 10 यूनिट है। ये हमेशा याद रखना, स्टार लगा दे रहा हूं, हमेशा याद रखेंगे। सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चल, तो दोस्तों यहां पर फर्स्ट यूनिट में क्या दिया गया है? फर्स्ट यूनिट में लिखा है सिलेबस में समाजशास्त्र की विद्या शाखा। क्या लिखा गया है? समाजशास्त्र की विद्या शाखा। ठीक है, अब आप सिलेबस को देखें, अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के तत्पश्चात जैसे ही एक टॉपिक पढ़ा तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, उत्तर लेखन कर ले। ये बड़े आलसी प्रवृत्ति के कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं हमसे कि मैं एक बार पढ़ लेता हूं पूरा,
फिर उसके बाद उत्तर लेखन करूंगा, तो ये सबसे बैड मैनर माना जाता है। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक 5 ईयर प्लानिंग के तहत आप कार्य कर रहे हैं, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में आगे चलकर शादी हो गई, या आगे चलकर परिवार में कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, या आगे चलकर आपको जॉब करना हुआ, तो आपकी तैयारी बाधित हो जाएगी। और दोस्तों, एक बार आपको, जब तक पूरा वैकल्पिक विषय पढ़ न ले, तब तक आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कूदना भी बेवकूफी है। बाकी आपकी स्व इच्छा, ये आपका विचार, लेकिन वैकल्पिक विषय तैयार होना मतलब कि कम से कम एक पेपर तो आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो समाजशास्त्र विद्या शाखा, जिसमें यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, अच्छे से पढ़िए और करिए। दूसरा इसमें जो दिया गया है, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में आपको मैंने जब समाजशास्त्र पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपको हमने बताया कि समाजशास्त्र का उद्भव अगस्त काम्टे ने किया। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया। और अगस्त काम्टे जो थे, वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, उसको विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते थे। ये अगस्त काम्टे का कहना था। राइट, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो जो समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते थे वो प्रत्यक्षवादी, और जो समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाने की आलोचना करते थे वह अप्रत्यक्षवादी। इसमें आपको नवकांतवादी, दृश्य प्रपंच शास्त्र, ये तमाम प्रकार के दिखेंगे। आपको मैं डिटेल में अभी आगे पढ़ाऊंगा। आप एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पर सारी जानकारी मिलेगी। तो यहां पर इस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे तरीके से आप सिलेबस को देखें, क्या क्या दिया गया है उनको एक एक करके पढ़ लें। खूब प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं और हर साल पूछे भी जाएंगे। आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका, तो मेरा जो उत्तर लेखन का कार्यक्रम होगा, समाजशास्त्र की विद्या शाखा 2012 से लेकर 2021 तक जितने प्रश्न पूछे गए होंगे, एक क्लासेस में पूरा प्रश्न रखा जाएगा, उसको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको दिशा दें, किस तरीके से आप अच्छा करें, और फिर आप लिख कर भेजेंगे, कॉपी चेक होगी, आपकी कमियों को बताया जाएगा, पूरा डिटेल में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ऐसे ही फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट होगा, फिर समाजशास्त्र के विज्ञान के रूप में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको पूरा चर्चा होगी। बाकी जो समाजशास्त्र का वैकल्पिक विषय का फ्रेश बैच है, उसमें पूरे इस टॉपिक को, जो जो टॉपिक है समझाया जाएगा, प्लस आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख कर भेजिए। ठीक, तो समझिए। ठीक है, जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में हमसे पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले लिए, वो जरूर उत्तर लेखन में एडमिशन ले लेंगे तो उनको फायदा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, फिर अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण, अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको याद होगा जब मैं आप लोगों को वेबर पढ़ा रहा था, तो जैसे वेबर ने कहा कि विज्ञान की विषय वस्तु अलग है और समाजशास्त्र की विषय वस्तु अलग है। विज्ञान की अपनी पद्धति है, वैसे समाजशास्त्र की भी अपनी पद्धति होनी चाहिए। और उस पद्धति में उन्होंने 4 प्रकार की पद्धति बताई: वष्टेहीन, आदर्श प्रारूप, मूल्य तटस्थता और कारण बहुलवाद। तो अनुसंधान की, जो समाजशास्त्र की अनुसंधान की प्रक्रिया क्या होगी, क्या समाजशास्त्र में जो अनुसंधान की प्रक्रिया है उसमें मात्रात्मक, गुणात्मक, इन सब की चर्चा है। सिलेबस आप देखिए
और अच्छे से समझिए और उनको पढ़िए। मेरा नोट्स आप लोगों के पास है, जो समाजशास्त्र मुझसे पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोट्स आपके पास है तो आप पढ़िए और उनको फिर उत्तर लेखन करिए, ठीक है। तो ये चीजें। अब दोस्तों फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, समाजशास्त्री चिंतक। समाज शास्त्री चिंतक। इसमें कुल 6 थिंकर दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन, मीड। इनको एक एक करके पढ़िए, खूब प्रश्न आते हैं। और जब कार्ल मार्क्स पढ़िए तो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, और कार्ल मार्क्स का जो सिलेबस है आपके टेबल पे रहेगा, आप तुरंत वॉच करिए और फिर उसके बाद उनके जो पूछे गए प्रश्न है उसको लिखिए। बाकी जो एडमिशन लिए रहेंगे तो उनको मैं अच्छे तरीके से चीजें बताऊंगा। बाकी आपका जो मैं प्रारूप बता दे रहा हूं, आप एडमिशन ना भी ले तो कैसे आप करें कार्य, वो मैं चर्चा तो कर रहा हूं। कुछ इसी अंदाज में आप लोग कार्य शुरू करिए। फिर आपका समाजशास्त्री चिंतक, फिर उसके बाद टॉपिक है स्तरीकरण एवं गतिशीलता। स्तरीकरण एवं गतिशीलता। गतिशीलता, ठीक है दोस्तों। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें भी आपको कई थिंकर दोस्तों देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्तरीकरण के संदर्भ में वेबर का क्या दृष्टिकोण है, मार्क्स का क्या दृष्टिकोण है, अन्य थिंकरों का क्या दृष्टिकोण है, आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसके यूनिट को देखिए, फिर वैसे ही कार्य करिए जैसे मैं बताया हूं। बाकी उत्तर लेखन में आपको इस यूनिट के जितने प्रश्न पूछे रहेंगे रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप उत्तर लिखिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलने लगेगी। और आप संभावित क्या प्रश्न बन सकते हैं उसकी भी थॉट अपने अंदर डेवलप करिए। अब दोस्तों जो छठवां टॉपिक दिया गया है, छठवां, वो कार्य एवं आर्थिकी जीवन, ठीक है। देखिए अब आपको एक मैं बात समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों समाज शास्त्र जो यूनिट फर्स्ट में टॉपिक दिया गया है, सेकंड तो उसमें दिया गया है समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध। तो समाजशास्त्र का कई विषयों से संबंध है। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से, समाज के जीविकोपार्जन के लिए अर्थ बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। है कि नहीं? तो इस कारण अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी से एक टॉपिक यूपीएससी में दिया गया, कार्य एवं आर्थिकी जीवन। कौन सा? कार्य एवं आर्थिकी जीवन। समझिए सभी लोग, कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए। कार्य एवं आर्थिकी जीवन। अब दोस्तों इससे संबंधित जो भी चीजें हैं सिलेबस के अनुसार कार्य करिए। दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, सब यहीं से रहेगा। लेकिन यहां से दोस्तों करंट की भूमिका बढ़ती है। करंट की, समसामयिकी की इस टॉपिक में भूमिका बढ़ती है। इसके लिए योजना और कुरुक्षेत्र के मैगजीन को अच्छे से ध्यान रखिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब भी देखिए कोई भी विषय को बहुआयामी रूप से जोड़कर पढ़ना सबसे सफलदायक होता है। अब आप यहां पे अर्थशास्त्र को पढ़ते हो, जीएस में आप क्या पढ़ते हो? जीएस में आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो।
तो जीएस में जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हो तो इसका यूज जो है यहां पर बहुत अच्छे से करना सीख लो। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बेहतर हो जाता है, प्लस समाजशास्त्र में पढ़ रहे हो जो सिलेबस में है, और प्लस अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में पढ़ रहे हो, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हो, वहां पर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है और आप सबसे बेस्ट उत्तर लिखने में सफल हो जाते हो। यह चीज मैं सिखाऊंगा आपको अपने वैकल्पिक विषय के माध्यम से, ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में हो सके। अब दोस्तों फिर आपका जो 7वां टॉपिक है वह है राजनीति एवं समाज। सातवां टॉपिक आपका क्या है? चल, राजनीति एवं समाज। अब दोस्तों समाज शास्त्र का राजनीति से बहुत बड़ा संबंध है। भाई समाज को चलाने के लिए राजनेता की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगी। तो लोकतंत्र, राज्य, राष्ट्र, इन सब प्रमुख अवधारणा का जन्म होता है, क्योंकि समाजशास्त्र का राजनीति से बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि अक्सर शक्ति को व्यक्ति प्राधिकार को प्राप्त करना चाहता है, तो यह समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाता है और एक यूनिट डेवलप होती है आपके वैकल्पिक विषय में, राजनीति एवं समाज। अब दोस्तों इसके बाद जो टॉपिक निकल के आती है वह है धर्म एवं समाज। धर्म एवं समाज। लेकिन यहां पर आपको महत्वपूर्ण फिर बात बता दें कि राजनीति एवं समाज में फिर से उपयोगिता बढ़ जाती है कि आपका सोच बहुआयामी हो, क्योंकि आप एक जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ते हो, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते हो और जीएस में, और दोस्तों यहां पर उपयोग करना सीखो। जीएस में आप क्या पढ़ते हो? पॉलिटी, तो उसका उपयोग आप जरूर सीखिए। इससे क्या क्या होगा कि आपकी पॉलिटी का उपयोग करना सीखोगे तो इससे यहां पर गुणवत्ता में वृद्धि होगी। समझ पा रहे हो जो हम बातों को बता रहे हैं? अब एक टॉपिक निकल के आता है धर्म एवं समाज। तो दोस्तों समाज के विकसित होने के लिए, समाज में जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी धर्म को धारण करता है। तमाम प्रकार के उसमें कमियां भी देखने को मिलती हैं, संप्रदायवाद भी जन्म लेते हैं, और भी पंथ निरपेक्षता, तमाम प्रकार के विषय वस्तु हिस्सा बन जाता है समाजशास्त्र का, और यहां पर पढ़ना रहता है। अब दोस्तों जो 9वां टॉपिक है वो है नातेदारी की व्यवस्था। 9वां टॉपिक है नातेदारी की व्यवस्था। नातेदारी की व्यवस्था आप सभी लोगों को दिख रहा है ना? नातेदारी की व्यवस्था आप सभी लोगों को दिख रहा है ना? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। 1 मिनट मैं देख लेता हूं कि आप लोगों को दिख तो रहा है पूरी चीजें। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से। अच्छा आज सुंदर राइटिंग भी है। चलिए नातेदारी की व्यवस्था। अब आप बताओ दोस्तों, कहाँ रहते हो? परिवार में रहते हो तो ये फील करो, इस नातेदारी की व्यवस्था के दौरान आपकी इमेज का महत्व, जो मैं अभी पहले आपको बताया था, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इमेज का, इमेज बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। तो अभी इसके पहले मैंने बताया
तो दोस्तों परिवार में जब आप छोटे थे तो उस वक्त संयुक्त परिवार रहा करता था, लेकिन जैसे ही हम शहरों की ओर उन्मुख हुए तो एकल परिवार। आज विवाह में किस प्रकार की अवधारणा चलन में है? जैसे आज लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा डेवलप हुई है, तो उसकी क्या अच्छाइयां हैं, खामियां हैं, इन सबको देखना रहेगा। आप कन्यादान और कुलवधु, ये अंतर प्रश्न पूछा गया है, ये सब विवाह प्रक्रिया में होता है, प्रश्न बनेगा, सब नातेदारी की व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आप देख लीजिएगा। और ये टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप थोड़ा अपने समाज में अपनी एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, कुछ चीजें आपको दिखेगी। टॉपिक पढ़ते वक्त एकदम नजरें गड़ा लीजिए अपने समाज को, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, और जो लास्ट टॉपिक है, आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। लास्ट टॉपिक है आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। ये पूरा 10 यूनिट दिया गया है। अब ये आपके टेबल पर, दोस्तों ये आपके टेबल पर याद रखिए, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देना आप लोग। ये सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में एडमिशन लिया है और जिन लोगों ने उत्तर लेखन में, कई लोग उत्तर लेखन में लिए हैं, तो उनकी क्या प्रक्रिया कि टेबल पर रखिए, ठीक है। जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय वाले हैं और उत्तर लेखन वाले, दोनों लोग टेबल पर ये सिलेबस रहना चाहिए। आप शीशे के नीचे रखिए, चाहे सामने चिपकाइए, ये आपका मैटर है, ठीक है। वो आपकी अपनी सुविधा के अनुसार है। हमने जो बताया वो हमारी सुविधा के अनुसार था, बाकी आपकी सुविधा, बस सिलेबस दिखना चाहिए, ठीक है। मैटर ये है। तो ये चीज, अब आप एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको हर हाल में देखना ही देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हर हाल में आपको देखना ही देखना है। ये मुझे आप शिकायत नहीं करेंगे, हर हाल में ही देखना है आपको, ठीक है। ये चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कल में बहुत से हैं, उठाइए तो जरा, लिखिए तो जरा। तो उठाइए कलम और आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए और लिखिए आंसर राइटिंग। दोस्तों, नजरिया बदलेंगे, नजारा बदल जाता है। तो दोस्तों, उत्तर लेखन की प्रक्रिया में घुसिए, आप देखिए कितना अच्छा आपका कलम चलेगा, जल्दी से जल्दी थॉट आपके अंदर आएंगे, ये आप खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, एक खिलाड़ी जो धावक है, ये एक धावक है, समझिए जो मैं बात कह रहा हूं, ये एक धावक है। इसको दोस्तों 8 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ना है। 18 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ना है। तो दोस्तों, ये धावक जब फर्स्ट टाइम दौड़ने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वह 30 मिनट ले, लेकिन दोस्तों यदि वह टाइम वॉच लगा कर रखा है, घड़ी, उसने घड़ी लगा कर रखा है
और मूल्यांकन कर रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम दौड़ा तो मैं कितने टाइम लगाया, फिर दूसरी बार वह उससे कम करने की कोशिश करेगा, तीसरी बार उससे कम करने की कोशिश करेगा और अंतोगत्वा वह 18 मिनट की जगह इस टारगेट को पूरा करने के लिए 15 मिनट लेगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए लेगा ना। तो यही आपको अपने अंदर डेवलप करना है दोस्तों। आपको 3 घंटे इस पेपर को आप 3 घंटे में लिखेंगे, जिसमें 5 प्रश्न और कुल मिलाकर लगभग 3 चौक 12 और लगभग 17 प्रश्न आपको लिखने रहेंगे, 17 से 18 प्रश्न। और आपके 18 प्रश्न कुछ लगभग 250 शब्द, कुछ आपको 150 शब्द। तो आपके अंदर 3000 शब्द लिखने की कैपेसिटी और प्लस एक प्रश्न 9 मिनट में लिखने की कैपेसिटी आपको डेवलप करना है। ये डेवलप कैसे होगा? जब तक लिखोगे नहीं तब तक डेवलप नहीं होगा। कितना भी समाजशास्त्र पढ़ लो, कितना अच्छे टीचर से पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस आपको करना ही करना पड़ेगा, वरना आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो यह कार्य आपको हर हाल में करना है यदि आपको एग्जाम निकालना है, यदि आप एग्जाम के प्रति गंभीर हैं, यदि आप के जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य है कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो यह कार्य शुरू करो। देखिए आपके अंदर एक अच्छा उत्तर लेखन का विकास न हुआ तो मुझे कहना। तो दोस्तों ये आपको डेवलप करना होगा। ये बात हो गई समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपकी अपनी स्व इच्छा है ना। हम किसी को दबाव नहीं डालेंगे। आज की क्लास से आपका उत्तर लेखन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 3 क्लासेस फ्री रहेगा। जो एडमिशन लेना चाहता है वो जल्दी से जल्दी चीजों से जुड़ जाए ताकि उसकी सारी प्रक्रियाएं अच्छे से शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो अब ये प्रथम प्रश्न पत्र का कार्यक्रम आपका सेट हो गया। अब आपको कार्य शुरू कर दीजिए। चलिए, अब द्वितीय प्रश्न पत्र, फिर उसके बाद आपको और इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। ठीक है, चलिए अब द्वितीय प्रश्न पत्र। चलिए, एक मिनट। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या नाम है? भारतीय समाज एवं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सभी लोग नाम बिल्कुल याद कर लो। कितना? भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए था। भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। संरचना एवं परिवर्तन। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये नाम हो गया दोस्तों। ये जो पार्ट, ये जो पेपर है, इसमें कुल 3 यूनिट है।
याद रखना कितने यूनिट है इसमें, तो आप याद रखना इसमें पूरे 3 यूनिट है, और वो जो है यूनिट खंड खंड में डिवाइड है। तो कुल कितने यूनिट है, तो याद रखिए फर्स्ट पेपर में कितने यूनिट थे, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। कुल इसमें 3 यूनिट है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है, एक मिनट, फर्स्ट क्या नाम है, भारतीय समाज का परिचय। फर्स्ट का नाम है भारतीय, यस, एक मिनट, क्या नाम है, भारतीय समाज का परिचय। एक मिनट, ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, चल, ठीक है, क्या नाम है, भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है भारतीय समाज का परिचय यूनिट फर्स्ट 2 पार्ट में बटा है, ठीक है, कितने, 2 पार्ट में, ठीक है। तो पहला, भारत समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, क्या नाम है, भारत समाज के, भारत समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, क्या नाम है, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य। और दोस्तों दूसरा नाम है भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, सभी याद रखना, सबको मैं अच्छे से चीजें बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, जब आप इस टॉपिक को पढ़ना, कौन से, इस टॉपिक को, इस टॉपिक के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप हिस्ट्री विषय आप पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री से यहां पर जोड़ने का प्रयास करना। देखो आपको सब चीजें समझा रहा हूं, सिलेबस रहना चाहिए इसमें। आपके यूपीएससी ने कई टॉपिक दिए हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो क्लासेस में होगी चर्चा, जब मैं उत्तर लेखन कराऊंगा या जब मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाऊंगा। तो भारत समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में जो जो थिंकर है, जैसे जीएस खुरे, के एन श्रीनिवासन, ठीक है, तो के एन श्रीनिवासन के संस्कृतिकरण और जीएस घुरे के भारत विद्या, इन सब पे व्यापक स्तर पर चर्चा होगी और खूब प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक तो आपको भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, इसको तो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको अच्छे से देखना है, लेकिन ये टॉपिक हिस्ट्री से जोड़कर आपको देखना होगा कि भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, जैसे राष्ट्रवाद का उद्भव, तमाम प्रकार की चीजें, कुछ आंदोलन, ये सब चीजें आपको देखना है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा।
ठीक है, जहां जहां पर चीजें जरूरत होंगी वहां वहां पर हम चीजों को बताते चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर दूसरा जो टॉपिक निकल के आता है, दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा दूसरा ठीक है, एक मिनट, थोड़ा यहां दिक्कत दे रहा है लिखने में, तो आप लोग इससे विचलित न होइए, बहुत शानदार क्लास ले रहा हूं। ठीक है, दूसरा सामाजिक संरचना। ठीक है, क्या? सामाजिक संरचना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूनिट है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ध्यान रखिए, एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए, अब यहां पर जो पहला दिया गया है, ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना। ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना। ठीक है, संरचना। ठीक है, सभी लोग ध्यान से चीजें देखिए, बहुत मजा आ रहा है? ठीक है, अभी आपको और अच्छे चीजें बताएंगे, क्लास में जुड़े रहिए और थोड़ा शेयर करने की प्रक्रिया जारी रखिए। ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना, फिर जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। अब देखो दोस्तों, क्या बात की गई है, क्या बात की गई है? सामाजिक संरचना की, सामाजिक संरचना अर्थात कि समाज का स्ट्रक्चर। तो हमारे समाज का स्ट्रक्चर ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना, इसको डिटेल में पढ़िए, उससे पूछे गए प्रश्नों को देखिए, उत्तर लेखन करिए। ऐसे ही जाति व्यवस्था, तो दोस्तों जाति क्या है? एक बंद व्यवस्था है, जहां पर आप एक बार जिस जात में जन्म ले लिए, वह मरने के तत्पश्चात ही खत्म होगा। लेकिन वर्ग एक खुली व्यवस्था है, जहां पर आप अपनी परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जाति में परिस्थिति परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण जात में जन्म लिया, अब हम चाहें तो हम SC ST बन जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? तो जाति एक बंद व्यवस्था है। लेकिन वर्ग, मैं गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन हम अपनी मेहनत से हम आज अमीर हुए और हम उच्च वर्ग की सामाजिक संरचना में शामिल हो गए। और कुछ जो है अमीर थे, सब जुए दारू में लुटा दिए, तो वो निम्न वर्ग की संरचना में आ गए, क्योंकि आज लुट चुके हैं। तो वर्ग में परिस्थिति अर्थात कि मान सम्मान प्रतिष्ठा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जाति में नहीं। तो जाति से संबंधित क्या दुष्प्रकार्य हैं, उन सभी पहलुओं पर व्यापक स्तर पे आते हैं। यहां पे थोड़ा सा करंट अफेयर की उपयोगिता पड़ती है, करंट अफेयर। और ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना में जो इकोनॉमी का पोर्शन है, उस इकोनॉमिक पोर्शन में जब आप कृषक संरचना पढ़ते हैं, तो वो चीज यहां पर उपयोग करता है। ठीक है, सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। भारत में जनजातीय समुदाय, भारत में जनजातीय समुदाय, ठीक है, ये जो जनजातीय समुदाय होते हैं दोस्तों भारत में,
ये बड़े ही अपने कल्चर के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। इनको बड़ा प्रेम रहता है अपने कल्चर से, सभ्यता, संस्कृति से, राइट? तो दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी मुद्दे उठकर आते हैं, प्रश्न बनते हैं, यहां पर भी करंट का उपयोग है, लेकिन आप ट्रेडिशनल का भी पूरा ज्ञान रखिए। करंट का यहां पर भी रोल है, ठीक है? जहां जो चीजें हैं ध्यान रखिए, ठीक है? और इन सब चीजों को यदि आप योजना कुरुक्षेत्र देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भारत है तो भारत में विभिन्न सामाजिक वर्ग होते हैं, तो भारत में सामाजिक वर्ग जैसे कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, तो ये सब यहां पर पढ़ने होते हैं। इसमें इतना करंट अफेयर की भूमिका नहीं है। और नातेदारी की व्यवस्थाएं, नातेदारी की व्यवस्थाएं, और दोस्तों इसमें यूनिट सेकंड में लास्ट धर्म एवं समाज, धर्म एवं समाज। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है, ये जो दो टॉपिक है ये आपको हमेशा प्रथम प्रश्न पत्र जो सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है, आपको अभी मैं बता रहा था, तो सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर से जोड़कर पढ़ना चाहिए, ठीक है? सारे पहलुओं की चर्चा आज हो रही है, क्योंकि आपको अभी ध्यान होगा कि हमने नातेदारी की जो व्यवस्थाएं हैं वो समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में यूनिट 9 में दिया गया था। फर्स्ट पेपर में कहां पर था? यूनिट 9 में, ठीक है? ध्यान रखिए सब, यूनिट 9 में, ठीक है? यूनिट 9 में। और जो दोस्तों धर्म एवं समाज था वो यूनिट 8 में, ठीक है? तो ध्यान रखिए यूनिट 8 में, ध्यान रखिए फर्स्ट पेपर में, तो वहां से जोड़कर पढ़ना है। तो इससे आपके अंदर समाजशास्त्र के प्रति क्वालिटी का विकास होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कभी सेकंड पेपर से जोड़कर पूछता है, कभी सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर से, तो ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है? तो ये आपका यूनिट फर्स्ट सेकंड पेपर में, यूनिट सेकंड। अब आते हैं यूनिट थर्ड की ओर, ठीक है? यूनिट थर्ड, ठीक है? चल अब इसको ऊपर कर दे रहे हैं, यूनिट थर्ड। चल तो यूनिट थर्ड, चल ठीक है, सभी लोग समझ में। अब तीसरा, भारत में सामाजिक परिवर्तन, ठीक है? अब इसको देखिए, समझिए जो मैं इसमें बात करना चाह रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा दिया जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चल ठीक, अब इसमें कई, ठीक है? चल अब एक एक करके जानते हैं। तो पहला क्या दिया गया है इसमें कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के विज्ञान, भारत में सामाजिक परिवर्तन के विज्ञान, ठीक है? यहां पर भी आप लोगों का करंट अफेयर की उपयोगिता
होती है। ठीक है, भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण, ठीक है, एवं कृषक रूपांतरण। सभी लोग समझ रहे हैं? थोड़ा सा समय लग रहा है, एकदम धैर्यता से चीजें समझने का प्रयास करिए। तो भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण। अब भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। फिर राजनीति एवं समाज, राजनीति एवं समाज। फिर आधुनिक भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं उसको आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, जनसंख्या गतिकी बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर की बहुत ज्यादा इसमें उपयोगिता। जनसंख्या गतिकी और सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां, इतना दिया है टॉपिक। रूपांतरण की चुनौतियां, ठीक है। आप समाज शास्त्र में, मैं आज ये सोच के पूरा क्लास ले रहा हूं कि आप समाज शास्त्र में नथिंग है, आपको कुछ भी नहीं पता है समाज शास्त्र में, उस आधार पे हम आपको चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि कितना आप समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। आप करेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि समाज शास्त्र में आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये ठीक है, समझिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक फर्स्ट पेपर की आधारशिला रखा, ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपको सारी जानकारी दे दिया, ठीक है, सारी जानकारी। यही चीज जो है 3 घंटे में आपको सेकंड पेपर में भी प्रक्रिया करनी है। अब सेकंड पेपर में भी आपको उतना ही उत्तर लेखन की प्रक्रिया मजबूत करनी है, तो दोस्तों बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जो हमने बताया था, एक नातेदारी की व्यवस्था, एक धर्म एवं समाज, एक राजनीति एवं समाज, और दोस्तों एक आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, ये जो टॉपिक है इसका सेकंड पेपर में भी योगदान है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहना, सेकंड पेपर में भी इसका योगदान है, तो इसको जोड़कर देखा जरूर करिए। ठीक है, ये सभी, ठीक है, भूलिएगा मत। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं आप लोग, भूलिएगा मत। ठीक है, चल अब आते हैं फर्स्ट पेपर की सारी चीजें समझा दी के हमने आपको सेकंड पेपर में लेके आए। सेकंड पेपर का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। इसमें आपको मैंने बताया कि इसको हिस्ट्री से जरूर सेकंड टॉपिक को देखकर पढ़िए, हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसका यूज करिए। ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था, ये जो टॉपिक है इसमें से 2 टॉपिक मैंने बताया कि सेकंड फर्स्ट पेपर से जोड़कर पढ़ना है।
प्लस इसमें आपको अपने फैमिली में जीना भी है, अपने फैमिली में जीना है, और जो भी आपके फैमिली में रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने का प्रयास करिए और एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश करिए। तो इसको अपने फैमिली से और इसको अपने निजी जिंदगी में जिस धर्म को पालन करते हैं और आपके अंदर किस प्रकार की कट्टरता डेवलप हो रही है उसको कैसे दूर करें, वो क्या रूप का निर्माण कर रहा है, क्या वह हमारे अंदर कट्टरता संप्रदायवाद की ओर लेके जा रहा है, किसी धर्म के प्रति आपका असंतोष आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो वो पूर्वाग्रह भी हमें समाप्त करना है। इस दौरान आप अपने निजी जिंदगी में खंगालने की भी कोशिश करिए, ठीक है। इस दौरान इसको अपने गांव की व्यवस्था से, इसको अपने जाति, ताकि हम समाज शास्त्र में जीना प्रारंभ करें, ये कोशिश करना है। और इन सबको अपने टेबल पे रखना है, और जो टॉपिक जो हमारे उत्तर लेखन से जुड़ रहे हैं, और कई लोग एडमिशन ले चुके हैं, कई लोग ले भी रहे हैं, तो उनको इसी प्रक्रिया के तहत मैं लेके चलूंगा, और जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में एडमिशन ले लिए उनको इसी प्रक्रिया के तहत कार्य करूंगा, ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में चले। और फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, फिर तीसरा यूनिट जो है वो आपको मैंने बताया कि भारत में सामाजिक परिवर्तन, और इसमें सामाजिक परिवर्तन के विज्ञान, ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, और एक जो ये टॉपिक है इसको फर्स्ट पेपर से जोड़कर देखना, प्लस फर्स्ट पेपर के साथ साथ आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी से भी जोड़कर देखिए, बहुत फायदा होगा। आधुनिक भारत में जो सामाजिक आंदोलन है इसका हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा उपयोग मिलेगा, मॉडर्न इंडिया में, तो वहां से भी जोड़कर देखना। जनसंख्या गतिकी ये समाजशास्त्र में पढ़ने को भी मौका मिलेगा, प्लस इंडियन इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा, तो जोड़कर पढ़िएगा, याद रखिए, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया यहीं पे, ये 2 पेपर आपको सारी प्रक्रिया रखे। अभी और चीजें बताएंगे, वेट, कहीं जाइए मत, चीजों को समझिए पूरा, एक एक चीज, ठीक है। अब दोस्तों आपका सिलेबस हो गया, पहली चीज मनोवैज्ञानिक रूप से आप बिल्कुल स्ट्रांग हो गए, यस मुझे समाजशास्त्र रखना है, बिल्कुल स्थिर मन के साथ, और इमेज के, एक अच्छे इमेज के साथ चलना शुरू करेंगे। अब दोस्तों सिलेबस आपके पास हो गया, सिलेबस समझ गए, अब हमको, आपको जो समाजशास्त्र पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमसे उनका, उनके पास हमारा नोट्स होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमसे समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं उनको धीरे धीरे टॉपिक यूनिट के साथ नोट्स मिल रहा है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर नोट्स के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो प्लस आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो समाजशास्त्र में तो उसके साथ आपका क्या व्यवहार हो, अब ये जानना है। तो नोट्स और पुस्तक के साथ आपका व्यवहार, ठीक है, समझिए, नोट्स और पुस्तक के साथ आपका व्यवहार। तो देखिए अब इस विषय को अच्छे से हमें समझना है। तो दोस्तों नोट्स और पुस्तक के साथ आपका व्यवहार, ठीक है, नोट्स और नोट्स, आप सभी को हमारा नोट्स मिला होगा, तो अब आप उससे क्या व्यवहार करेंगे ये अब जानना है। नोट्स, समाजशास्त्र नोट्स, ठीक है, एक मिनट, समाजशास्त्र एक मिनट, थोड़ा सा वेट, चल, समाजशास्त्र नोट्स
हमारे जो समाजशास्त्र नोट्स हैं और पुस्तक के साथ आपका व्यवहार। आज जान लो, इसके बाद बिल्कुल कभी विचलित न होकर एकदम धैर्यता के साथ कार्य करते हुए आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत सुंदर राइटिंग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको मान के चल रहा हूं कि नोट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों, नोट्स को बीच से नहीं पढ़ना है, नोट्स को शुरू से लेकर अंत तक, नोट्स को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिए, बीच से कभी भी नहीं पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। बीच से नहीं पढ़ना है, नोट्स को बीच से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे हमको बचना है। एक दिन में एक पेपर के एक यूनिट के केवल एक चैप्टर पढ़ना है। एक आपके अंदर क्षमता है तो दो भी कर लीजिए, एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर से संबंधित ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, पढ़ना है और उस चैप्टर से संबंधित पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न को देखें। अब प्रश्न को देखें और फिर उसके बाद उत्तर लेखन करें, उत्तर लेखन करें। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए, जो जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते चलिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चल, आप लोगों को क्या, मैं मान के चल रहा हूं आप सभी के पास मेरे नोट्स हैं, और या जो जिनके पास नोट्स नहीं, जो एडमिशन नहीं लिए हैं, वो कोई समाजशास्त्र की पुस्तक रखे हैं। आप सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना शुरू किए, तो कभी बीच से ना पढ़िए, इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप समाजशास्त्र की ABCD नहीं जान रहे तो बीच से पढ़ने से क्या मतलब है, राइट? तो नोट्स या पुस्तक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। अब आप जब पढ़ रहे हैं, बीच से बिल्कुल ना पढ़िए। आपने मान लीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट को रीड करना प्रारंभ किया, रीड करना स्टार्ट किया। अब आप यूनिट फर्स्ट को रीड कर रहे हैं, तो अब ये ध्यान रखना कि यूनिट फर्स्ट के एक चैप्टर या दो चैप्टर पढ़े, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो आप चीजें भूल जाएंगे। तो एक दिन में
एक पेपर के एक यूनिट के केवल एक चैप्टर, या अगर थोड़ा सा क्षमता बढ़ा के 2 चैप्टर कर लिए, पढ़ लो। फिर उस चैप्टर से संबंधित आप यूपीएससी के पिछले वर्ष के अगर क्वेश्चन पेपर को वॉच नहीं कर रहे हैं तो ये समस्या है, क्योंकि जब आप प्रश्न को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, वो आखिरकार किस स्तर का प्रश्न पूछ रहा है। और आप यूपीएससी से संबंधित संभावित प्रश्न को आकलन करने में असफल हो जाएंगे कि आगे यूपीएससी क्या पूछेगा। तो ये अब आप उत्तर लेखन करें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विषय को दोहराएं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विषय को दोहराएं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, विषय को दोहराएं और इसको अपने सुविधा के अनुसार कुछ पार्ट में कर लें। जैसे विषय के दोहराव की स्थिति में एक दिन में एक टॉपिक आपने स्टडी किया, अब उसको कम से कम एक टॉपिक पढ़े हैं तो 2 बार दोहरा ले। अब 24 घंटे में उसे एक बार फिर से दोहराएं। 24 आवर्स में 24 घंटे में एक बार फिर से दोहराएं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, या कार्ल मार्क्स का अलगाववाद सिद्धांत आपने स्टडी किया। अब यह ध्यान रखना कि स्टडी कर लिया, समझ भी लिए, प्रश्न भी देखा, उत्तर भी लिख लिए, लेकिन दोस्तों आप जब बिस्तर पे सोने जाएं तो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हेडिंग, और सोने से पहले आप एक बार उसको मन में ही डिबेट करिए। देखिए आपकी कितनी अच्छी तैयारी होगी। अब 24 घंटे में आपने एक बार दोहरा लिया, एक सप्ताह में एक बार फिर दोहराए, और ये धीरे धीरे टॉपिक बढ़ता चला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिए। जैसे आज का कार्य आज किया, कल का कार्य कल किया, दूसरे दिन, तो ये एक सप्ताह में 6 दिन जो पढ़े हैं पूरा दोहरा भी ले, तो एक सप्ताह में एक बार फिर से दोहराए, ठीक है। और एक महीने के बाद अगर आप दोहरा लेते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? सभी को मजा आया? ये पूरे सिद्धांत के साथ कौन कौन चलेगा कमेंट करें। इस सिद्धांत के साथ कौन कौन चलेगा सभी लोग कमेंट करें। सभी को समझ में आया? क्या प्रक्रिया अब आपको करनी है? आपको नोट्स मेरा शुरू जो क्लासेस है, एक और आपका क्लासेस समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का जिसकी फीस 15,000 है, और कई लोग एडमिशन जो लिए हैं और जो लेना चाहते हैं तो उनको नोट्स मिलेगा, प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलेगी। कोई डाउट होता है तो कॉल की सुविधा है और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो नोट्स मिला है, जो उत्तर लेखन में जुड़ेंगे उनको भी नोट्स दी जाएगी, तो आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। फिर बीच से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक दिन में एक पेपर के एक यूनिट, केवल एक चैप्टर पढ़ना है। आपको पूरा यूनिट दिखा दिया है, आपको कैसे करना है, आपको पूरा सिलेबस लिख दिया। उस चैप्टर से संबंधित पिछले वर्ष में जो भी पूछे गए प्रश्न है उसको वॉच करना है, फिर उत्तर लेखन कर लेना है, और दोहराने की प्रक्रिया भी ऐसे करना है। एक दिन में एक टॉपिक 2 बार आपने जो पढ़ा 2 बार रीड किया, 24 घंटे में एक बार और कर लिया, एक सप्ताह में एक बार फिर से दोहराए, और एक महीने के बाद दोहरा लिए तो काम खत्म। तो ये दोस्तों हर एक विषय में आपको करना है। अब देखिए आपको आगे की प्रक्रिया क्या करनी है, अब ये समझना है, ठीक है।
तो चलिए बाहर जाइए, बाहर जाओ। चलिए अब आगे देखिए, समाजशास्त्र विषय के साथ आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। समाजशास्त्र विषय के साथ आपका व्यवहार। जब दोस्तों आप पढ़ रहे हो, देखिए मैंने फर्स्ट स्थान पे मनोवैज्ञानिक रूप से आपको तैयार किया, सिलेबस को दिखाया। फिर तीसरे स्थान पे आपको मैंने बताया कि कैसे आप रीड करेंगे नोट्स को, कैसे आप दोहराएंगे। अब आप समाजशास्त्र के विषय के जो सार हैं, जैसे गीता के सार होते हैं, उनको समझते हैं आप, जो उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया रणभूमि में, तो ऐसे ही नोट्स के आपको उपदेश है एक हमारे द्वारा, और अब उसके साथ आप कैसे समझो, तो समाजशास्त्र विषय के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा ये आप समझते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों विषय के स्रोत, विषय के एक मिनट, विषय के स्रोत और चरित्र को समझें। विषय के विकास क्रम को जाने। समाजशास्त्र फिर समाजशास्त्र विषय के, ठीक है, पहले में समाजशास्त्र विषय के स्रोत और चरित्र को समझा, अब समाजशास्त्र विषय के विकास क्रम को जाने। विकास क्रम को जाने। विषय को जब तक आप व्यवहार पक्ष में जोड़कर नहीं देख रहे हैं तो वो असफल होगा, अभी मैं बता रहा हूं। तो समाजशास्त्र विषय को समाजशास्त्र विषय को समाजशास्त्र विषय को व्यवहार पक्ष से जोड़कर देखें, जोड़कर देखें, और समाजशास्त्र को अन्य विषयों से संबंध करके पढ़ें। समाजशास्त्र विषय को अन्य विषयों से अन्य विषयों से संबंध करके पढ़ें। ठीक है, समझिए, आपसे मैंने कुल यहां पर कुछ पॉइंट रख दिए। ठीक है, ठीक है, अब समाजशास्त्र विषय के स्रोत
और उसके चरित्र को आपने समझा। अब समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। अंतः संबंध में कई प्रकार के अंतः संबंध होते हैं, उन सभी चरित्रों का वह अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के स्रोत क्या है और उसका चरित्र क्या है, वो जब आप समझते हैं तो समाजशास्त्र विषय आपके लिए आसान हो जाता है। अब दोस्तों समाजशास्त्र के विकास क्रम को जाने। 1838 में एक विषय का उद्भव हुआ, लेकिन क्या जब इस विषय का उद्भव हुआ तो क्या उसी अवस्था में रहा? जैसे जैसे चिंतक, समाजशास्त्री चिंतक का जन्म हुआ, इसके प्रक्रियाएं परिवर्तित हुए। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत दिए। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत क्या दिया? सामाजिक स्तरीकरण के पीछे एक आर्थिक कारण होता है। वेबर ने खंडन किया और उन्होंने कहा नहीं, आर्थिक के साथ साथ शक्ति और परिस्थिति भी होता है। तो अब आगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी आते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी आते हैं। तो ये क्या थॉट देते हैं उनको समझिए, पूरे विकास क्रम को। और समाजशास्त्र विषय को व्यवहार पक्ष से जोड़कर आप देखिए, इस बार यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछे इस बार, तो आप देखिए इस बार यूपीएससी के जो क्वेश्चन थे उन्होंने प्रासंगिकता को ज्यादा पूछा। अर्थात कि दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया तो उसको व्यवहार पक्ष में जोड़कर देखे कि भारतीय समाज में वह किस प्रकार है। अगर आप वेबर के नौकरशाही सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसके व्यवहार पक्ष को देखिए, क्या आज यह प्रासंगिक है या नहीं। कोई भी सिद्धांत हो उसको व्यवहार पक्ष में जोड़कर देखें। पुरुष प्रधान समाज को आप पढ़ रहे हैं, सत्तात्मक समाज, तो उसको व्यवहार पक्ष में जोड़कर देखें कि यह किस प्रकार की व्यवस्था क्या आज हमारे समाज में विद्यमान है। कहां पर महिलाएं डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाती हैं और पुरुष की जो एक उनकी जो उपयोगिता है वो सामने आ जाती है। तो ये आप समझिए, ठीक है। सभी को सारी चीजें समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो समाजशास्त्र विषय को अन्य विषयों से संबंध करके भी पढ़े। अब देखिए, आपको हमने दिखाया कि आपका समाजशास्त्र का राजनीति से संबंध है। राजनीति से, तो राजनीति से संबंध होने के कारण एक टॉपिक जन्म लेता है, राजनीति एवं समाज। तो दोस्तों पॉलिटी जब पढ़ें तो समाजशास्त्र में जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी को जोड़ लीजिए और आपको दो दो जगह चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा और आपका और अच्छा होगा। प्लस अर्थशास्त्र से समाजशास्त्र का संबंध है, तो इससे कार्य एवं आर्थिकी जीवन एक यूनिट, और प्लस जनसंख्या गतिकी सेकंड पेपर में आपने देखा था, तो वहां इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, तो इसका यूज हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, तो ये भी ध्यान रखिए। प्लस दोस्तों समाजशास्त्र का धर्म से भी संबंध है, तो धर्म एवं समाज टॉपिक निकल के आता है। और दोस्तों इसका इथिक्स में जब पढ़ें तो वहां पर इसके प्रयोग को जरूर समझें। प्लस इंडियन सोसाइटी जब पढ़ें, और दोस्तों आपका इतिहास से समाजशास्त्र का संबंध है, तो एक टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट में सेकंड टॉपिक था, भारत समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत में औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। तो दोस्तों ये भारत में
जो औपनिवेशिक शासन था उसका प्रभाव, तो एक आपका, तो इसका संबंध शासन का प्रभाव, इसका संबंध हिस्ट्री अर्थात कि मॉडर्न इंडिया से है। तो मॉडर्न इंडिया पढ़ते वक्त इसको ध्यान में रखिए। सारी चीजें समझ में आ रहा है कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। और जब दोस्तों नातेदारी पढ़िए, नातेदारी यहां पर एक और जोड़ दे रहे हैं, जब भी नातेदारी को पढ़िए तो नातेदारी के दौरान आप अपने फैमिली को जरूर देखने का प्रयास करिए। देखिए, तो समाजशास्त्र विषय को अन्य विषयों से संबंध करके पढ़ने से आपको विशेष फायदा मिलता है। देखिए, अब हम आपको समाजशास्त्र विषय के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए वो हमने बता दिया। आपको सारी चीजें समझ में आई। अब अपने हम सेकंड लेक्चर में आपको क्या बताएंगे कि समाजशास्त्र में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास आप कैसे करें, और फिर अपने उत्तर लेखन को कैसे दिशा दें, और जो भी उत्तर लेखन के दौरान जो भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, विवरण, व्याख्या, चर्चा, तुलना, टिप्पणी, सब चीजों की एक प्रकाश बिंदु रखेंगे, और प्लस क्वेश्चन के साथ। और इस 2 या 3 क्लासेस के बाद आपका जो क्लासेस होगा वो पेड बैच में चलेगा। तो जो भी विद्यार्थी समाजशास्त्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का प्रारूप क्या है, तो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का जो फीस है वो मैं बता दे रहा हूं। समाजशास्त्र का फीस 15,000। जो भी लेना चाहता है वो बिल्कुल जुड़ सकता है। और दोस्तों इसके कांटेक्ट आप 8040202005 पर कॉल कर सकते हैं। और उत्तर लेखन की जो फीस है, समाजशास्त्र उत्तर लेखन की जो फीस है, समाजशास्त्र उत्तर लेखन की, वह 2999 रुपये है। सभी लोग इस उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ जाएं, और 8040202005। और मान लीजिए कि जो लोग कहीं एडमिशन नहीं ले रहे हैं हमसे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं एक आध क्वेश्चन चेक कर दूं, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9198120630 120 630। आप इसी पे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, आप इसी पे व्हाट्सएप करिएगा। ये भी व्हाट्सएप नंबर है, आप कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। नाम और ये लिख दीजिएगा समाजशास्त्र स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज, बाकी जो पेड बैच वाले हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपकी संरचना है, आपको जुड़ना हो बिल्कुल ऐड होइए, स्वागत है और बहुत लाभ होगा, ठीक है। क्लासेस कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करिए। क्लासेस खत्म होने के बाद, अकेले लाइव चैट में नहीं, क्लासेस खत्म होने के बाद, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर आप लोग करिए। आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए, आप सभी को भेजिए, चाहे जो हो, चाचा, फूफा, भतीजा, जो भी हो, जो भी मित्र हैं, देखे तो हो सकता है कि उनके घर में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या करना चाह रहा हो, तो वो जुड़ेगा। तो आप भेजने में हिचकिचाहट ना होइए, एक एक कांटेक्ट में भेजिए कुछ वीडियो को, तो थोड़ा अच्छे लाइक व्यू आएंगे, सब्सक्राइब चैनल के होंगे, तो इससे और अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। बस आप अपने हौसला को बढ़ाइए और इस बार इतिहास लिखिए। हम आपका रिजल्ट चाहते हैं, बाकी आप हमसे जो सहायता चाहते हैं वो मांगिए, चाहे जीएस में हो, चाहे निबंध में हो, चाहे उत्तर लेखन में, आपके लिए साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।